Hey guys, I am Chia and I am mentoring you since we've got to know about the IIM Bangalore UG program. And today I am going to solve the sample paper, but not the whole sample paper क्योंकि तुम्हारे जैसे मेरा भी मैथ्स और एलआर में डब्बा गुल है। लेकिन मैं तुम्हें इंग्लिश में 100% हेल्प कर सकती हूँ। लेट्स अंडरस्टैंड कि इंग्लिश पहले तो इन द फर्स्ट प्लेस आया कैसा है, कैसा क्या है, कैसे सॉल्व करना है, क्या हमारी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, एवरीथिंग। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको पहला क्वेश्चन ही आ गया है कि हमको टेंसेस के हिसाब से चीजों को जमाना है। ठीक है, टेंसेस का क्वेश्चन है, करेक्ट टेंस सीक्वेंस हमको लगाना है यहाँ पे। तो अब देखिए, बाय द टाइम द कमिटी अराइव द रिसर्चर्स कंप्लीटेड देयर प्रेजेंटेशन, सबमिटेड द रिपोर्ट एंड वर लीविंग द हॉल विदाउट वेटिंग फॉर द पैनल्स फीडबैक ऑन देयर फाइंडिंग्स। ये आपको एक सेंटेंस दे दिया है। अब इसका चेंज करके, इसके थोड़े से सिचुएशंस चेंज करके, टेंसेस चेंज करके हमको चार सेंटेंसेस दिए हैं जिनमें से हमको एक को सही मार्क करना है। देखिए, बाय द टाइम द कमिटी अराइव्ड द रिसर्चर्स वर कंप्लीटिंग देयर प्रेजेंटेशन गलत होगा क्योंकि ये जो सेंटेंस है इसके साथ वो जा ही नहीं रहा है, तो पहले ही हमने इसको गलत मान के अलग कर दिया। ठीक है, दिस इज नॉट द आंसर। बी, by the time the committee arrived, the researchers completed their presentation, submitted the report, and left the hall without waiting. दिस कुड बी करेक्ट, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंटली साउंड कर रहा है क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे ये बात लिख दी गई है, प्लस पैनल की फीडबैक की बात नहीं की गई है कि हाफ अ सेंटेंस दिख रहा है, इनकम्प्लीट सेंटेंस दिख रहा है, देयरफॉर हम इसको मार्क नहीं करेंगे। सी, बाय द टाइम द कमिटी अराइव्ड द रिसर्चर्स हैड कंप्लीटेड देयर प्रेजेंटेशन, गुड। परफेक्टली यहाँ पे रिसर्चर्स कंप्लीटेड देयर प्रेजेंटेशन एकदम परफेक्ट दिख रहा है। ठीक है, हैड सबमिटेड देयर रिपोर्ट, यहाँ पे भी वही चीज दिख रही है, परफेक्ट है अभी तक तो। एंड हैड लेफ्ट द हॉल विदाउट वेटिंग फॉर द पैनल्स फीडबैक, ये कंप्लीट भी हो रहा है सेंटेंस, तो हम सी को आंसर मार्क करेंगे, लेकिन फिर भी एक बार डीप पढ़ लेंगे। ठीक है, बाय द टाइम द कमिटी अराइव द रिसर्चर्स हैव कंप्लीटेड, हैव तो हो ही नहीं सकता, देयरफॉर हम इसको ही आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आरसी का क्वेश्चन है। लेट्स रीड द पैसेज। इस पैसेज को रीड करने में मैं आपकी मदद नहीं करने वाली हूं, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूं, एंड दैट इज कि मैं आपको बताने वाली हूं कि मैं क्यूपीओ मेथड से ही सॉल्व करती हूँ सारे के सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंड मैं अभी आपके सामने भी क्यूपीओ मेथड से ही सॉल्व करूंगी। आप चाहें तो वीडियो को रोक के पैसेज पढ़ के फिर क्वेश्चंस पे जा सकते हैं, लेकिन मैं पहले क्वेश्चंस पढ़ूंगी। यहाँ पे हमें टाइटल का क्वेश्चन निकालना है, तो हमें थीम समझनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं तो सिलेक्ट द समरी ऑफ द पैसेज। समरी ऑफ द पैसेज मतलब हमको ज्यादा से ज्यादा पता होना चाहिए कि फ्लो कैसा है पैसेज का। ठीक है, नेक्स्ट इज द पैसेज आर्ग्यूज दैट द फुलफिलमेंट ऑफ अ चाइल्ड्स मटेरियल डिजायर इन अ कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी रिजल्ट्स इन व्हाट स्पेसिफिक आउटकम। तो मुझे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि चाइल्ड्स मटीरियल डिजायर्स के बारे में बात की गई है जिसका मुझे आउटकम निकालना है। ओके, मार्क्ड इन माय हेड, करेक्ट। तो ये एक चीज, क्योंकि मुझे मालूम है कि दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी टू रिमेंबर, तो आई जस्ट क्रॉस माई फिंगर्स लाइक दिस एंड मैं रिमेंबर करने की कोशिश करूंगी। दिस ट्रिक हेल्प्स मी। जरूरी नहीं है आपको भी मदद करे, लेकिन मेरी बहुत मदद करती है, इसलिए मैं ये यूज करती हूँ। ठीक है, तो अब मुझे ये याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, which of the following statement most accurately captures the central thesis of the passage? central thesis of the passage का मतलब होता है कि जो मेन कंक्लूजन तक अराइव कराना चाहते हैं ऑथर आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन 5th जो है ये हमारे पैसेज में से है, ये दूसरा पैसेज स्टार्ट हो गया है। तो देयरफॉर अब हम वापस जाएंगे हमारे क्वेश्चन नंबर, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द आरसी पैसेज पे। एंड ये पैसेज मैंने पढ़ लिया है, लेकिन मैं आपको एक बेसिक चीज बता दे रही हूँ क्योंकि हमको पूरा फ्लो समझना था, तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैं पैसेज कैसे रीड करती हूँ, फ्लोज को कैसे बनाती हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो बात की जा रही है, यहाँ पे हाइपर कंज्यूमरिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया है और उसमें बताया है कि हाइपर कंज्यूमरिज्म की एज में पेरेंट्स को पेरेंटिंग करने के लिए मैनिपुलेट करना पड़ता है डिजायर्स को। किसकी डिजायर्स को? उनके बच्चों की डिजायर को। ऑब्वियसली पेरेंटिंग की बात चल रही है तो बच्चों को ही पेरेंटिंग की जरूरत होती है, करेक्ट।
अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें सिर्फ यही बात हो रही है कि ये जो चिल्ड्रन हैं, इनको जब भी कोई कमोडिटी मिल जाती है, पहले ये जिद करते हैं किसी भी कमोडिटी के लिए, जैसे ही उनको वो कमोडिटी मिल जाती है, उनको उसका एक्सेस मिल जाता है, तो ऐसा नहीं होता कि वो बहुत खुश हो जाते हैं। एक फ्लीटिंग ग्रेटिफिकेशन होता है कि चलो ठीक है, हाँ मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि मिल गया। लेकिन दूसरी कोई चीज आ जाती है एंड इससे इंटेंसिफाई हो जाती है उनकी वांट्स। ठीक है, और उनकी एपेटाइट कभी खत्म ही नहीं होती है, उनको हर छोटी चीज के बारे में जिद फील होती है कि नहीं मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। फिर उसके बाद ये बताया गया है कि कैसे ये डायनामिक जो है हाइपर कंज्यूमरिज्म के समय का जो पेरेंटिंग डायनामिक है बच्चों के साथ, वो कितना डिस्टर्बिंग है। एंड ये साइकोलॉजिस्ट को कंपेल कर रहा है कि वो किसी भी तरीके से इसके बारे में बात करें, रीओरिएंटेशन करें। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, रीओरिएंटेशन करें। लेकिन इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, दिस इज अ ट्रांजिशनल वर्ड। ट्रांजिशनल वर्ड क्या करता है, आपकी जो बात चल रही होती है उसका रुख बदल देता है। वैसे ही यहाँ पे रुख बदला है येट वर्ड यूज करके। येट द एंडेवर टू इम्पोज लिमिट्स हैज नेवर बीन मोर कॉम्प्लेक्स नॉर द रेpercussions मोर कॉन्सिक्वेंशियल। इसका मतलब यह है कि लिमिट्स अगर लगा भी दिए, तो ये लिमिट्स लगाना इन इट सेल्फ इज बिकमिंग वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। एंड इसके बाद ये बताया जा रहा है कि कैसे एक डिसहार्टनिंग पैटर्न आता है, एंड एक दूसरा तरीके का अप्रोच बताई गई है, जिसमें ये बताया गया है कि उनके अर्ली एक्सपीरियंसेस जो होते हैं एक किसी भी इंसान के, उससे क्या होता है कि वो उनके अर्ली एक्सपीरियंसेस जो होते हैं जिसमें उनको एंटाइटलमेंट की डिस्टॉर्टेड एक सेंस होती है, उसकी वजह से उनका जो प्रोफेशनल अचीवमेंट होता है वो उनके और पर्सनल रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो टोटली खराब हो जाते हैं, डिस्टेबलाइज हो जाते हैं। अब यहाँ पे कॉन्सिक्वेंटली लिखा हुआ है, मतलब ये सब चीजों का कॉन्सिक्वेंस क्या निकल के आ रहा है। तो कॉन्सिक्वेंटली इज ऑल्सो ट्रांजिशनल वर्ड। तो मुझे पैटर्न समझ में आया है कि क्या बात हो रही है। यहाँ पे दो ट्रांजिशनल वर्ड्स यूज किए गए हैं, एक है येट और दूसरा है कॉन्सिक्वेंटली। मैं इसको ध्यान रखूंगी जब मैं आंसर मार्क कर रही होंगी उस वाले क्वेश्चन के लिए। लेकिन लेट स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2। मुझे मालूम है यहाँ पे टाइटल ढूंढना है। अब देखिए, एंटाइटलमेंट एंड इट्स एकोज। देखो, मेन आपका जो हीरो है, जब आप किसी फिल्म की बात करते हो तो या फिर तो आप एक मेन कैरेक्टर ढूंढते हो, इट कैन बी अ विलेन, इट कैन बी अ हीरो। तो जो मेन कैरेक्टर है, क्या वो एंटाइटलमेंट है? नहीं, क्योंकि एंटाइटलमेंट तो बहुत बाद में आया है, एंटाइटलमेंट की बाद ही बहुत बात ही बहुत बाद में आई है। तो देखो, एंटाइटलमेंट वाली कोई भी चीज नहीं हो सकती है। एंड हिडन कॉस्ट ऑफ इंटेलिजेंट पेरेंटिंग, यहाँ पे बात कॉस्ट की नहीं है, यहाँ पे बात बच्चे की जिद की है, साइकोलॉजी की है। इट्स नॉट अबाउट द इकोनॉमिक्स ऑफ दैट फैमिली, करेक्ट? देयरफॉर ए कैन नॉट बी योर आंसर। बी, पेरेंटिंग एट द एज ऑफ एंटी कंज्यूमरिज्म, बिल्कुल उल्टा ऑप्शन है, क्योंकि हाइपर कंज्यूमरिज्म लिखा है और आप यहाँ एंटी कंज्यूमरिज्म लिख रहे हो, तो एब्सोल्युटली रॉन्ग। थर्ड, टीचिंग ट्रिक्स ऑफ लाइफ, ये तो बहुत ही वेग है, फालतू ऑप्शन है, देयरफॉर नो। लास्ट इज रेजिंग रेजिलियंस। यस, यहाँ पे अगर आप emerging स्टडीज ऑफ adults who were excessively indulged during childhood reveal a disheartening pattern. Individuals inundated with abundance prematurely often struggle to withstand life's inevitable frustration. Their early experience foster a distorted sense of entitlement that impedes professional achievement and destabilizes personal relationships. इतना पढ़ने के बाद कॉन्सिक्वेंस पढ़िए इसका। It is imperative that parents deliberately cultivate their children an awareness of gratitude, self discipline, and emotional resilience. देखिए, यहाँ पे रेजिलियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कॉन्सिक्वेंटली के बाद अगर कोई चीज आ रही है तो कॉन्सिक्वेंस किसका है? ये पूरे पैसेज का कॉन्सिक्वेंस है। देयरफॉर आपके लिए इसको समझना बहुत जरूरी है। ओनली थ्रू सच इंटेंशनल गाइडेंस कैन नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसेंड the seductive superficialities of material culture and discover a more profound, durable conception of human satisfaction. इसलिए जब हम ये लास्ट के दो पैराग्राफ्स पढ़ते हैं तो हमको एकदम क्लैरिटी मिल जाती है कि हम किस चीज के बारे में बात करें। अब मैं तुमको समझाती हूँ कि ये टाइटल एकदम परफेक्ट क्यों है।
रेजिंग रेजिलियंस वाली बात जो है ये हमको लास्ट पैराग्राफ में दिखाई देती है, लेकिन रिक्लेमिंग चाइल्डहुड थ्रू मटेरियल एक्सेस ये हमको ऑल थ्रू द पैसेज समझ में आता है कि ऑथर इसी के बारे में बात करना चाहता है। ठीक है, एक्सेस नहीं, एक्सेस। रिक्लेमिंग चाइल्डहुड थ्रू मटेरियल एक्सेस। चलो आगे चलते हैं मार्क करके। सिलेक्ट द करेक्ट समरी। अब हम समरी के लिए ही पूरा पैसेज इतना डेप्थ में पढ़े हैं एंड ट्रांजिशनल वर्ड्स को हमने मार्क किया था, तो अब हमको समझना जरूरी है आंसर क्या है करेक्ट। अब देखिए यहां पे बोला गया है द प्राइमरी गोल ऑफ मॉडर्न पेरेंटिंग शुड बी to completely shield children from all commercial influences and material desire। ये नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप समरी की बात करते हैं तो समरी कभी भी ओपिनियन नहीं हो सकती। समरी हैज टू बी द आइडिया ऑफ द ऑथर इटसेल्फ। देयरफॉर ये ओपिनियन नहीं हो सकती, देयरफॉर ये नहीं हो सकता। शुड बी लिख दिया मतलब एक एडवाइस है, शुड बी एडवाइस में आ जाता है, एडवाइस ही ओपिनियन होता है। सेकेंडली, फ्रॉम ऑल कमर्शियल इन्फ्लुएंसेस लिखा है, हाइपर कंज्यूमरिज्म नहीं लिखा है, देयरफॉर ये आंसर नहीं हो सकता। एक्सट्रीम भी है एंड ओपिनियन भी है। सेकेंड, कंटेम्पररी पेरेंटिंग मस्ट डेलिबरेटली इनकलकेट moral fortitude and emotional resilience to counteract the pernicious effects of consumerist indulgence। ये मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है, ऑनेस्टली आई एम फॉर इट। लेट्स रीड अहेड। Studies show that indulged children become adults who are incapable of प्रोफेशनल अचीवमेंट और स्टेबल रिलेशनशिप्स। ये एब्सोल्युटली पैसेज में एक पोर्शन में लिखा ही हुआ है, देयरफॉर दिस कांट बी द समरी ऑफ द होल पैसेज। मेरा रीजन ये है कि ये एक पोर्शन ऑफ द पैसेज कांट बी द समरी ऑफ द होल पैसेज। करेक्ट, therefore C cannot be your answer। D, parents are largely helpless against commercial forces एंड मस्ट रिलाई ऑन एजुकेटर्स। एजुकेटर्स की बात ही नहीं आई, जब वो इंक्लूडेड ही नहीं है तो वो समरी में इंक्लूड कैसे हो सकते हैं। देयरफॉर मेरा आंसर है बी। तो हम आगे बढ़ते हैं इससे। Question number 4, the passage argues that the fulfillment of a child's material desire in a consumerist society result in what specific outcome। ये रहा वो आउटकम, एंड आउटकम अगर हमने लास्ट पैसेज पढ़ा है तो हमको ये बात ध्यान रखनी थी, एंड इस बात को हमने ध्यान रखा, पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़ा, एंड अब हम ये फिंगर खोल सकते हैं। एंड अब मैं इसको पढ़ रही हूँ आंसर ऑप्शंस को, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल अवेयरनेस ऑफ कमर्शियल मैनिपुलेशन, नहीं, ये बच्चे को नहीं सिखाना है हमें। अ साइक्लिक इंटेंसिफिकेशन ऑफ द डिजायर फॉर फर्दर एक्विजिशन, ये भी गलत है, बिल्कुल ही गलत, ये तो उल्टी बात कर रहा है। द प्रीमेच्योर कल्टिवेशन ऑफ इमोशनल रेजिलियंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन, एकदम परफेक्ट है ये एंड में भी हमको दिख रहा है अवेयरनेस ऑफ ग्रैटिट्यूड, सेल्फ डिसिप्लिन एंड इमोशनल रेजिलियंस, तो एकदम परफेक्ट आंसर है। लेकिन हम लास्ट वाला ऑप्शन भी देख लेंगे। और लॉन्ग टर्म स्टेट ऑफ कंटेंटमेंट एंड सेशियटी, नहीं, स्पेसिफिक आउटकम पूछा गया था, देयरफॉर सी विल बी योर आंसर। दिस इज अ वेरी वेग एंड बहुत बड़ा आंसर है, दिस कैन नॉट बी योर परफेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं है ये, ठीक है। तो परफेक्ट आंसर हमारा फोर्थ वाला हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मोस्ट एक्यूरेटली कैप्चर्स द सेंट्रल थीसिस ऑफ द पैसेज। जैसा कि हमने बात की थी, इसमें हमको कंक्लूजन मार्क करना है पैसेज का, करेक्ट। कंक्लूजन क्या है? वाइल मटीरियल इंटेलिजेंस टेम्पररीली placates children, its long term detriment to professional success necessitates अ रिटर्न टू ट्रेडिशनल डिसिप्लिनरी मेथड्स। ये बिल्कुल ही गलत है, ये बिल्कुल ही थीसिस को नहीं कैप्चर कर पा रहा है, अननेसेसरी एलिमेंट्स को ऐड कर रहा है। बी, द प्राइमरी फेलियर ऑफ मॉडर्न पेरेंटिंग इज अ साइकोलॉजिकल वन स्टेमिंग फ्रॉम एन इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, नहीं। यहाँ पे जब हम पैसेज पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पेरेंट इज द विक्टिम एंड बी ऑप्शन इज ब्लेमिंग द विक्टिम। Next is the counteract of corrosive effects of consumerism on juvenile development. A conscious parental effort to cultivate moral and emotional resilience is critically needed. All right, this can be, थोड़ा सा मुझे ऑफ लगा, थोड़ा सा मुझे
अपसर्ड एंड एक्सट्रीम लगा, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन में जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट जो आप सोच रहे हो वो आप ऑप्शन मिलेगा, इसलिए हम डी ऑप्शन देखेंगे, अगर वो सही लगता है तो मार्क करेंगे, नहीं तो सी ऑप्शन को हम मानेंगे। द इंजीनियर्ड डिजायर ऑफ हाइपर कंज्यूमरिज्म हैव क्रिएटेड अ generational crisis that can only be solved by systemic economic and regulatory changes। ये तो बात ही अलग कर दी, देयरफॉर डी नहीं होगा, आंसर होगा सी। लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दिस। क्वेश्चन नंबर 6। अब ये पैसेज अगेन एक नया पैसेज है, पहले मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगी एंड देन मैं पैसेज पे आऊंगी। आप वाइस वर्सा कर सकते हो, यू कैन स्टॉप द वीडियो राइट नाउ एंड रीड द पैसेज फॉर इटसेल्फ। आइडेंटिफाई द मेन थीम ऑफ द पैसेज। जैसे पहले टाइटल वाला क्वेश्चन आता है, जब टाइटल वाला क्वेश्चन आता है तब भी हम मेन थीम ढूंढते हैं, मतलब कॉन्टेक्स्ट ढूंढते हैं, यहाँ पे भी हम मेन थीम मतलब कॉन्टेक्स्ट ढूंढ रहे होंगे। सेवेंथ क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज आइडेंटिफाइड एज अ स्पेसिफिक रेसिप्रोकेशन रिसीव्ड बाय पिलग्रिम्स फॉर देयर अधेरेंस टू पिलग्रिमेज धर्म। अगेन अ फिंगर क्रॉस्ड। यहाँ पे मुझे ये समझना है कि व्हाट इज द स्पेसिफिक रेसिप्रोकेशन, मतलब किसी का रिप्लाई टुवर्ड्स व्हाट इज रिसीव्ड बाय पिलग्रिम्स। किसका रिप्लाई? पिलग्रिम्स का रिप्लाई, कि उन्होंने क्या रिसीव किया है फॉर देयर, जो उन्होंने पिलग्रिमेज धर्मा का मतलब अधेरेंस किया है, उससे उनको क्या मिला। करेक्ट, हमको ये ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर मार्क करना है। अब देखिए, मैं क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम लगाती हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन को समझना जरूरी है। क्वेश्चन को समझते समय मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन को इसी तरीके से डिकोड करती हूँ और उसको इस नोट में बांध लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The author in the passage would most likely contend that a contemporary pilgrim who returns and extensively publicizes their spiritual achievements has fundamentally question mark। तो अब मैं दूसरा एक नोट बनाऊंगी एंड दैट इज दिस। सिर्फ जब तक मैं पैसेज पढ़ के ऑप्शन को मार्क करने नहीं आ जाती, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या करना है कि इसमें मुझे इस बात को वीकन करना है, जो बात यहाँ लिखी हुई है, या इस बात को क्वेश्चन करना है। तो वो मैं किस बात से कर पाऊंगी? हाउ विल आई क्वेश्चन दिस होल थिंग, ठीक है। Likely contend that a contemporary pilgrim who returns and extensively publicizes their spiritual achievements has fundamentally क्या, ठीक है। अब देखो, आगे चलते हैं, जल्दी से क्वेश्चन मार्क देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑस्टेयर। अब देखिए, ऑस्टेयर वर्ड का एंटोनिम पूछा गया है ना, आपसे पूछा गया है कि किस तरीके का किसी कंटेक्चुअल वोकैबुलरी से बताओ या कुछ नहीं। आपसे सीधे पूछा गया ऑस्टेयर का क्या एंटोनिम है। मुझे मालूम है इन सारे वर्ड्स का मीनिंग, तो मैं क्या करूंगी कि इन सारे वर्ड्स को पढ़ लूंगी, मैं इसको मार्क करूंगी एंड सेव कर दूंगी। एटलीस्ट आई विल नॉट मार्क दिस फॉर रिव्यू एंड देन पुट इट फॉर नेक्स्ट, मैं सेव करके नेक्स्ट बढ़ जाऊंगी। और अगर आपको इन सब चारों वर्ड्स का मीनिंग नहीं मालूम है तो कोई बिल्कुल जरूरत नहीं है जाके अपना मीनिंग सर्च करने की। कैलिस के 5 सिनोनिम 5 एंटोनिम्स, एक्विसेंट के भी 5 सिनोनिम्स 5 एंटोनिम्स, ऐसे करके आप बहुत सारे वर्ड्स अपनी वोकैबुलरी में ऐड कर लोगे। सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो पैसेज से रिलेटेड नहीं है, तो हम प्रीवियस क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब हम आ गए सिक्स्थ क्वेश्चन में। ये पैसेज अगर आपने पढ़ लिया है तो अगेन मैं यहाँ पे, हमको समरी वगैरह का कुछ क्वेश्चन नहीं है, हमको क्वेश्चन बहुत बेसिकली चीजों से पूछा गया है। देयरफॉर आपने अगर इस पैसेज को पढ़ा है तो आप इजीली आंसर कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पैसेज डिफिकल्टी लेवल में ज्यादा है देन द प्रीवियस पैसेज, क्योंकि इसके क्वेश्चंस भी हमको डिकोड करने पड़ रहे हैं, प्लस ये इस पैसेज में पर्टिकुलरली वर्ड्स जो है थोड़े से डिफिकल्ट है, जिनको रिकॉल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। देयरफॉर आई वुड से दैट दिस इज अ डिफिकल्ट पैसेज। देखते हैं क्या आंसर होता है, ठीक है। अब यहां पे क्या बात हुई है, मुझे लगता है आपको क्लैरिटी है उस पे। द सेंट्रल थीसिस एडवोकेट्स फॉर द सुपीरियोरिटी ऑफ पिलग्रिमेजेस
undertaken in large socially cohesive groups to enhance the collective experience, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ पे कैपिटलिस्टिक थॉट प्रोसेस से बात ही नहीं हो रही है, तो ऑप्शन ऑफ कैपिटलिस्टिक कैसे बोल सकते हो, करेक्ट? वो तो यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस बात को कि भाई पिलग्रिमेज क्या होता है। मतलब पिलग्रिमेज तो बहुत डीप थिंग होती है ना, ईथोस वाली चीज होती है। तो आप कैसे उसको इकोनॉमिकली चीजें कर सकते हो कि मतलब आप वीआईपी दर्शन अगर कर रहे हो, उस चीज के बारे में भी बात की गई है, करेक्ट? इट फंक्शंस एज अ क्रिटिक of ascetic practice, arguing for the integration of modern comfort and entertainment into the spiritual journey। ये बिल्कुल गलत है। मॉडर्न कंफर्ट को इंटीग्रेट करने की बात नहीं करी जा रही है मेरे हिसाब से। सी द पैसेज प्राइमरीली एक्सप्लोर्स द हिस्टोरिकल एंड सोशियोलॉजिकल रोल ऑफ पिलग्रिम्स इन फॉस्टरिंग कम्युनल बॉन्ड्स अक्रॉस एंशियंट सेटलमेंट्स। ये भी मुझे सही नहीं लग रहा है, लेकिन हम इसको एज अ मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन में थोड़ा सा डिबेटेबल रखते हैं। द पैसेज पोजिट्स दैट एन ऑथेंटिक पिलग्रिमेज कॉन्स्टिट्यूट्स अ सेक्रेड एस्थेटिक डिसिप्लिन फंडामेंटली एंटीथेटिकल टू मॉडर्न कमोडिफाइड एक्सकर्शन कैरेक्टराइज्ड बाय कंफर्ट एंड ईगोइक ग्रेटिफिकेशन। एकदम परफेक्ट आंसर है ये, एकदम परफेक्ट आंसर है। एग्जैक्टली यही बात हो रही है, एज इफ इट्स अ समरी ऑफ द पैसेज एंड नॉट ओनली द कंटेक्स्ट। ठीक है, तो इसको हम मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज आइडेंटिफाइड एज स्पेसिफिक रेसिपी। हाँ, ये आंसर हमको, ये वाला नोट हम खोल रहे हैं क्योंकि इसमें हमको ये समझना था कि किसी का रिएक्शन, पिलग्रिम्स का रिएक्शन क्या है टुवर्ड्स व्हाट दे रिसीव इन अधेरेंस टू देयर पिलग्रिमेज धर्मा। चलो, अ प्रोफाउंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी, आई डोंट थिंक सो। सस्टेनेंस एंड शेल्टर, बिल्कुल भी नहीं। द बेनेडिक्शन एंड सेगेशियस कॉन्ग्रीगेशन ऑफ योगीज एंड महात्मास, एग्जैक्टली व्हाट इज गिवन इन द पैसेज। आप क्लियरली उसको देख सकते हैं। मैं ढूंढ तो अभी नहीं पाऊंगी, लेकिन आपको क्लियरली यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ये रहा, ये रहा। इन रेसिप्रिकेशन ऑफ द डिवाउट ऑब्जर्वेंस ऑफ पिलग्रिमेज धर्मा दे रिसीव द बेनेडिक्शन एंड सेगेशियस कॉन्ग्रीगेशन ऑफ योगीज एंड महात्मास। एकदम क्लियर आंसर है। देयरफॉर आंसर हमने सी मार्क कर लिया एंड हम मार्क फॉर रिव्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, द ऑथर ऑफ द पैसेज। हाँ, यहाँ पे हमको कंटेंट करना है, क्वेश्चन करना है। किस बात को? कंटेम्प्रेरी पिलग्रिम हु रिटर्न एंड एक्सटेंसिवली पब्लिसाइज, तो इस बात को हमको क्वेश्चन करना है, करेक्ट? तो हम आंसर देख रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेटेड द रिक्विजिट ईगो स्ट्रेंथ necessary for further spiritual evolution? No. Successfully merged modern social practice and timeless spiritual goals? I don't think so. Misunderstood the ascetic principle of seeking freedom from attachments? मुझे लग रहा है ये आंसर है। फुलफिल द धार्मिक ऑब्लिगेशन ऑफ, मुझे इसका आंसर आई एम नॉट वेरी श्योर, बट मुझे ऐसा लग रहा है सी है, लेकिन मैं मार्क नहीं करूंगी क्योंकि मैं -1/3 नहीं कराना चाहती हूँ। देयरफॉर मैं आगे चल दूंगी। ठीक है, ऑल राइट। अब आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑस्टेर, आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी। इन विच सेंटेंस दैट डज सिंस वर्ड फंक्शन एज एन एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब के बारे में कोई चीज को, वर्ब को चेंज करता है जो, ठीक है? तो वर्ब कहाँ चेंज हो रहा है देखते हैं। वी बिन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड भी नहीं है वर्ब। बिन फ्रेंड्स भी वर्ब हो सकता है, लेकिन नहीं है वर्ब, ठीक है? सिंस कोविड, तो सिंस के बाद कोविड लिखा हुआ है, तो कोविड इज नॉट अ वर्ब। आई मेट हिम years अगो एंड हैवेंट सीन हिम सिंस, तो यस, सीन एक वर्ब है, बट डी भी ऑप्शन देख लेते हैं। सिंस द रेन हैज स्टॉप्ड, लेकिन यहाँ पे द रेन लिखा है, तो रेन इज एक्चुअली अ नाउन हियर, तो देयरफॉर आंसर इज सी। परफेक्ट, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। अब देखते हैं, अ गुड टीचर मस्ट पोसेस डैश टू अंडरस्टैंड हर स्टूडेंट। नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए क्या जरूरी होता है। क्या अवेयरनेस जरूरी होती है? यस, अ लिटिल बिट।
क्या एम्पथी जरूरी होती है? एब्सोल्युटली मोस्ट नेसेसरी। एम्पथी मतलब जब आप किसी की बात सुन पाते हो, है ना, तो एम्पथी जरूरी होती है। तो ये दोनों हमारे पास अभी हैं। इंसाइट नो, इंट्यूशन नहीं। क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है स्टूडेंट को, ना कि उसके बारे में कुछ इंट्यूटिवली जानना है। करेक्ट। देयरफॉर आंसर आई थिंक शुड बी एम्पथी वाला। लेकिन हम आगे और देखेंगे और उसके बाद ही मार्क करेंगे, ठीक है। शो डैश इन डीलिंग विथ हर मिस्टेक्स। हाँ, यहाँ पे डिसिप्लिन भी हो सकता है, यहाँ पेशेंस भी हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। मेंटेन डैश इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। तो अडेप्टेबिलिटी भी हो सकता है, परसिवरेंस भी हो ही सकता है। एंड इंस्पायर डैश अमंग लर्नर्स। तो एम्बिशन भी हो सकता है, एस्पिरेशन भी हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको पुट करके देखते हैं, अ गुड टीचर मस्ट पोसेस एम्पथी टू अंडरस्टैंड हर स्टूडेंट्स। क्योंकि एम्पथी से आप समझ पाते हो स्टूडेंट को। अवेयरनेस जो होती है, उससे आप बस उसके हिसाब की चीजों को जानते हो। अवेयरनेस में तो जैसे अगर मैं जानती हूँ कि आजकल के जो जेन अल्फा स्टूडेंट्स हैं वो क्या चाहते हैं, वो किस तरीके के लोग हैं, तो मैं बस ये समझ पाऊंगी कि उनका एनवायरनमेंट कैसा है। लेकिन उनको समझने के लिए एम्पैथी की जरूरत पड़ेगी। देयरफॉर माय आंसर हियर इज बी। लेकिन ये दोनों ही बहुत बहुत क्लोज आंसर्स हैं, एंड इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे एक इडियम दिया है, थ्रू अ स्पैनर इन द वर्क्स। तो इसका मतलब होता है जब कोई अच्छा खासा चल रहा होता है काम और उसमें अड़चन डाल देता है, उसको बोलते हैं थ्रू अ स्पैनर। तो इसमें से क्या हो सकता है? पुल द प्लग बिल्कुल नहीं हो सकता। डिस्ट्रॉयड द मशीनरी, नो। थ्रू इन अ टावल बहुत ही बकवास है, बहुत ही वेग ऑप्शंस थे। देयरफॉर डिसरप्टेड द प्रोसीडिंग्स इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमको आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस जो एक कॉमन टॉपिक को बिलोंग नहीं करता है। तो यहाँ पे मैंने पूरा रीड कर लिया है, आप रोक के रीड कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सेंटेंस नंबर 3 इज द रॉन्ग वन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट represents the underlined word in the sentence below, that is completely. In the attempt to destroy the opposing team completely, the Indian team launched to coordinate attack on them. तो सक्सेंटली तो नहीं हो सकता है। अगर आपको इसका इस वर्ड का मीनिंग नहीं मालूम है, जाके 5 सिनोनिम्स एंड 5 एंटोनिम्स देखना, मीनिंग मत ढूंढना। सेकंड, कॉम्प्रिहेंसिवली, आई थिंक दिस शुड बी द आंसर। लेट्स मूव ऑन। सी और डी भी देख लेते हैं। ड्रामेटिकली एंड विग्रसली दोनों ही बहुत एक्सट्रीम ऑप्शंस है, एंड आई डोंट थिंक यहाँ पे एक्सट्रीमिटी की बात की जा रही है। देयरफॉर हम इसको भी देख के आगे बढ़ जाएंगे। द अजंता एंड एलोरा केव्स नेस्ल्ड इन द rugged hills of Maharashtra stand as monumental testaments to India's artistic and spiritual हिस्ट्री। नहीं होगा, यहाँ लेगेसी होगा। क्योंकि हिस्ट्री इज अ वेगर टर्म दैन लेगेसी इटसेल्फ। लेगेसी एक बड़ी चीज को रिप्रेजेंट करता है, एंड क्योंकि यहाँ पे मॉन्यूमेंटल टेस्टामेंट लिखा हुआ है, देयरफॉर हम लेगेसी को ही मार्क करेंगे, एंड दैट्स माय आंसर। I hope this was very, very helpful for you, and I love you all. I hope your exam goes well. And if you need any help, just comment. I'll see you next time. Bye.